लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे और सॉफ्टवेयर में हमने कई सारे टॉपिक पे चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पाठ्यक्रम हमारा छोटा था वहीं से हम लोग करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था। हम लोगों ने कार्यों के आधार पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को। तो अब हम लोग इसके आगे का पार्ट जो बचा है उससे बात करेंगे। तो आप कह रहा है सब आगे बात कर रहा है कि टाइम शेयरिंग क्या होता है। ठीक है, टाइम रिस्पांस टाइम क्या होता है। तो क्वेश्चन एक बनता है कि व्हाट इज रिस्पांस टाइम ऑफ सीपीयू। तो रिस्पांस टाइम क्या होता है, तो बताइएगा। रिस्पांस टाइम की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि सीपीयू का आउटपुट देने में जो समय लगता है, सीपीयू आपको जो आउटपुट देता है, जितने समय में आउटपुट देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू का रिस्पांस टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पांस टाइम। किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट देने का जो समय है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पांस टाइम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रस्ट टाइम क्या होता है। तो अगर बात करें ब्रस्ट टाइम, तो सीपीयू के अंदर किसी प्रोग्राम का रहने का समय क्या कहलाता है, ब्रस्ट टाइम कहलाता है। सीपीयू यानी कि जो प्रोग्राम है सीपीयू के अंदर कितनी देर रह रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रस्ट टाइम बोलते हैं। आगे बात करेंगे अराइवल टाइम। तो किसी प्रोग्राम का रैम में आने में समय जो लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम। यानी कि रैम में आने, किसी प्रोग्राम के रैम में आने का जो समय है उसे हम क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम बोलते हैं। आगे क्या है, वेटिंग टाइम। तो किसी प्रोग्राम का रैम के अंदर रहते हुए प्रतीक्षा करने का जो समय है उसे क्या कहते हैं, हम वेटिंग टाइम कहते हैं। यानी कि कोई प्रोग्राम रैम के अंदर कितनी देर रुक रहा है, किसी एक प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद में जो दूसरा प्रोग्राम रैम के अंदर जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेटिंग टाइम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, ये आपकी होती है क्या, रैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं सीपीयू है और सीपीयू के बीच में यहाँ पे मान लेते हैं 3 प्रोग्राम है, वर्ड है, एक्सेल है और क्या है, मान लेते हैं पावर पॉइंट। 3 प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम यहाँ पहुँचा है, तो इस प्रोग्राम के बाद में जो रिस्पांस होने के बाद में आएगा, क्योंकि इस सीपीयू में एक समय में एक ही प्रोग्राम काम करता है, फिर ये जाता है। तो ये इस प्रोग्राम को वापस आने के बाद में, यानी कि आउटपुट होने के बाद में, प्रोसेस होने के बाद में, ये प्रोग्राम जब जाएगा तो जितनी देर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल और पावर पॉइंट रैम में वेट कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, अगला है क्या है, कंप्लीशन टाइम। तो किसी प्रोग्राम को खत्म होने का समय क्या कहलाता है, सीपीयू द्वारा काम टर्मिनेट कर दिया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। छोटे छोटे हैं मगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्या टॉपिक है। अब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इन सभी पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद में, फिर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि जनरल पर्पस जो सामान्य उद्देश्य के लिए होते हैं, जो लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं, उसे जनरल पर्पस बोलते हैं। और किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जैसे आप एग्रीकल्चर यहाँ पे क्लास देख रहे हैं, यहाँ पे क्लास देख रहे हैं तो क्या है, आपके स्पेशल बनाया गया है। ठीक है, स्पेशल क्लास देखने के लिए बनाया गया, तो क्या है, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, जनरल पर्पस जैसे एमएस ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये क्या है, सभी लोग यूज़ करते हैं अपने उद्देश्य के लिए। तो ये क्या होते हैं, जनरल पर्पस के अंतर्गत आते हैं। अगला हम बात करेंगे जनरल पर्पस, और ये क्या है, इसके बारे में तो बात हम लोग ने कर ही ली। अब कहते हैं आखिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात की, हमने बताया है, काफ़ी बार बता चुके हैं। तो इसे एक बार और देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर के उद्देश्य की पूर्ति करे। आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य फोटो खींचना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये इन्हें एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं, यानी कि यूजर की तरफ से जो काम होता है उसी को क्या बोलते हैं, एंड यूजर प्रोग्राम बोलते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए इनका उपयोग किया जाता है। विशेष कार्य के लिए विशेष एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे आप क्लास देख रहे हैं तो क्लास के लिए अलग एप्लीकेशन है, इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है, अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है, इंटरनेट सर्च करना चाहते हैं कुछ तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है। यानी कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। विशेष कार्य के लिए विशेष एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कोई विशेष कार्य है, आप क्लास देख रहे हैं तो क्लास के लिए क्या है, विशेष एप्लीकेशन है। ठीक है, बना है। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप क्लास देखेंगे उस प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सभी के बने होते हैं। ठीक है, अगर आपको बैंकिंग देना है, एसबीआई की बैंकिंग करना है तो क्या है, एसबीआई का अलग से बैंकिंग है। गूगल पे क्या है,
गूगल पे है, ठीक है। तो गूगल पे क्या है, ये अलग कार्य के लिए है, पेमेंट करने के लिए। तो अलग कार्य के लिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, या सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर कार्य करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं। इन सभी चीज़ों पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यूज़र एंड यूज़र होते हैं, एंड यूज़र प्रोग्राम होते हैं, मतलब यूज़र के उद्देश्य की जो पूर्ति करते हैं वो होते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूज़र का जो उद्देश्य होता है, यूज़र का जो कार्य होता है उसकी जो पूर्ति करता है वही क्या कहलाता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। आपका उद्देश्य अलग हो सकता है, आपका उद्देश्य फोटो खींचना हो सकता है, कैमरा ओपन करेंगे, आप क्लास देख रहे हैं यूट्यूब ओपन करेंगे, ठीक है, और इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तब भी यूट्यूब ओपन करेंगे, म्यूजिक करना चाहते हैं, आप मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन होगा, ठीक है, आप देखना चाहते हैं, आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो अमेजोन का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सॉरी कुछ परचेज करना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे। तो अलग अलग कार्य के लिए आपका जो उद्देश्य होगा उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होते हैं, इसी पे काम करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही क्या करते हैं, हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। क्या करते हैं, हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने आप से हार्डवेयर नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि इनका जो उद्देश्य केवल यूज़र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो मोड पे बनते हैं, एक तो यूज़र मोड जिस पे एप्लीकेशन काम करते हैं, और दूसरा क्या होता है, कर्नल मोड जो हार्डवेयर को मैनेज करता है। इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो उम्मीद करते हैं अब ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सभी चीज़ें हो चुकी हैं। कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी क्या क्या होती है, जैसे कौन कौन सी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी कैटेगरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैटेगरी हो रही है कौन सी, एक तो है हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज सॉफ्टवेयर। इनका प्रयोग कोई भी कर सकता है, इन्हें हॉरिजेंटल बोलते हैं। जैसे कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर, व्यावसायिक सॉफ्टवेयर है, जैसे एमएस एक्सेल है, वर्ड है, ओरेकल ईटीसी क्या है, हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वर्टिकल सॉफ्टवेयर जैसे आप क्या विशेष पर्पज़ के लिए, जैसे नीश सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ट्रायल्ड सॉफ्टवेयर, ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। आपकी कोई डिमांड है, आपने क्या किया, आपने लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाए, तो ये क्या है, आपके वर्टिकल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सम अदर सॉफ्टवेयर, कुछ अदर टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे क्या होते हैं, फ्रीवेयर, मालवेयर होते हैं, नागवेयर होते हैं, शेयरवेयर होते हैं, और क्या होते हैं, ट्रायलवेयर होते हैं, ठीक है। तो फ्रीवेयर जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया। मालवेयर जैसे मालिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंतर्गत ट्रोजन हॉर्स वायरस हो गए, वायरस हो गए, वार्म हो गए, रूट किट्स हो गए, और क्या है, रैंसमवेयर, इस टाइप के सॉफ्टवेयर मालवेयर के अंतर्गत है। नागवेयर जो पॉपअप आपको बहुत सारे भेजते हैं, ठीक है, नाग की तरह फन ऐसे किए बैठे रहते हैं, जैसे आपके स्विगी जोमेटो हो गया कि ये सर ऑफर चल रहा है, आप पिज्ज़ा ऑफर इतना छूट है, इतने का ये छूट है, तो ये सब पॉपअप जो देते रहते हैं आपको, ये क्या होते हैं, नागवेयर। शेयर के मतलब क्या होता है, शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री प्लस क्या होते हैं, पेड होते हैं। पहले इन्हें आप यूज़ करने के लिए आपको कुछ वर्जन फ्री दिया जाएगा, जैसे एडोबी एक्रोबैट रीडर हो गया, यहाँ पे देखिएगा, एडोबी फोटोशॉप हो गया, आपको ट्रायल के लिए 7 दिन के लिए दिया जाता है कि आप 7 दिन इसको यूज़ करिए और सीखिए, आपके हिसाब से अगर काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एडोबी सॉफ्टवेयर जैसे फ्री 7 दिन के लिए फ्री देंगे, फिर क्या करेंगे, आपसे पैसे मांगना शुरू कर देंगे। एंटीवायरस जो हो गए ये भी क्या करते हैं, महीने भर का ट्रायल देते हैं और 1 महीने के बाद में आपसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। ट्रायल वेयर क्या होते हैं, शेयरवेयर ही होते हैं, जो शेयरवेयर होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल वेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला क्या है, एंड यूजर प्रोग्राम क्या होता है, एंड यूजर प्रोग्राम क्या होता है, एंड यूजर एग्रीमेंट इसे हम बोलते हैं। एंड यूजर एग्रीमेंट इसको हम क्या बोलते हैं, यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूला से क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। तो आखिर यूला होता क्या है, तो यूला देखिएगा एंड यूजर प्रोग्राम होता है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट साइन करवाता है, उसके लिए आप एग्री करते हैं, तभी आप एप्लीकेशन को यूज़ करने लायक बनते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, एडोबी का मैक कैफ़े यानी मैकफी क्या है, आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन देगा कि यहाँ पे लिखी होंगी बहुत सारी। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, यहाँ पे इनके बारे में लिखा होगा, यूनाइटेड एग्रीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस ऑल द यूज़र प्लीज़ रीड दिस कॉन्टैक्ट केयरफुली, एक आपके बीच में आपके और क्या है, जो सॉफ्टवेयर आपको जो कंपनी प्रोवाइड कराती है उनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूला बोलते हैं। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लिया करिए, उसके बाद में सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आएगा। यूला यानी कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस
या फिर उनका जो एग्रीमेंट होता है उसे पढ़ना होता है। उस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद में आप क्या करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बिना एग्रीमेंट के आप एग्री किए हुए, आप बिना एग्रीमेंट को पढ़े हुए या फिर बिना एग्रीमेंट को एग्री किए हुए आप एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हैं, इसे नहीं कर सकते। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूला बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चार प्रकार की होती है। एक अल्फा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे अल्फा टेस्टिंग, तो यानी कि डेवलपर द्वारा इसकी टेस्टिंग करते हैं। जो डेवलपर बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। और जो वही जो अपने एप्लीकेशन को चेक करते हैं कि इसमें किस तरीके की कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। अगर इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हम किसी को यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं। बीटा टेस्टिंग क्या होती है? बीटा टेस्टिंग के अंतर्गत हम ऐसी टेस्टिंग को रखते हैं जो एप्लीकेशन क्या होते हैं, यूज़र को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और कहते हैं आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करिए। ठीक है, एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद में उसमें जो किसी प्रकार की त्रुटि आपको कमी दिखती है तो आप क्या करते हैं, कंपनी को बताते हैं कि इस प्रकार की आपके एप्लीकेशन में त्रुटि है या ये इस प्रकार की समस्या है, तो आप वो क्या करते हैं, उसको दूर करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा की जाती है? जो ग्राहक होते हैं, जैसे आपसे व्हाट्सएप, तो बीटा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया उन्होंने, क्या क्या है, बीटा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। अब वो क्या करेंगे, आप लोग इसको यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, कोई बग है, कोई त्रुटि है, हैंगिंग प्रॉब्लम है, बैटरी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो इन सभी चीज़ों की आप शिकायत यानी कि उनको बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, उन सब चीज़ों पे काम करेंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। फिर क्या है, ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसका मतलब क्या है, परीक्षण से कोड और किस लॉजिक से बनाया गया है यह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इसमें इस परीक्षण में क्या होता है, कोड मतलब किस तरीके से बनाया गया है, कि कौन सा प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सा लॉजिक यूज़ किया गया है, उस लॉजिक को नहीं बताया जाता है। इसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है उसे भी बताया जाता है और साथ साथ में क्या होता है कि जो लॉजिक है, किस लॉजिक से आपने ये एप्लीकेशन बनाया है या प्रोग्राम बनाया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। परीक्षण के कोड और किस लॉजिक से बनाया गया है यह दिखाई दिया जाता है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग के बारे में इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि टेस्टिंग क्या होती है। अल्फा टेस्टिंग, जो प्रोग्रामर होते हैं वही क्या करते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं वही जब टेस्ट करते हैं उसे अल्फा बोलते हैं। जब बीटा में क्या कर देता है, ग्राहक को दे दिया जाता है। फिर ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, किस लॉजिक से बनाया गया है प्रोग्राम, कौन से क्या कोडिंग की गई, ये दिखाया नहीं जाता है। वाइट बॉक्स में क्या करते हैं, हम दिखा देते हैं कि हमने इस लॉजिक का प्रयोग किया और इस तरीके से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाइट बॉक्स। फिर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स और यूनिक्स और क्या, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। लाइनेक्स और यूनिक्स और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस का पाठ्यक्रम है और बाकी जो है नहीं है। तो हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो पढ़ा है, आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर हो सकता है तो एक क्लास आपको करा देंगे, लाइनेक्स यूनिक्स और एंड्रॉयड के बारे में बता देंगे, जिससे क्या होगा, हो सकता है क्वेश्चन अगर बन जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये भी क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मेंशन है स्पेशल विंडोज़ है, लाइनेक्स यूनिक्स मेंशन है, तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग देखते हैं क्या है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे, विंडोज़ का परिचय हम देखेंगे। तो विंडोज़ के परिचय में क्या क्या है, कह रहे कंपनी नेम, किस कंपनी ने बनाया है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सी कंपनी है, एक ही फेमस कंपनी है, किसकी, माइक्रोसॉफ्ट, बिल बाबा की, यानी कि बिल गेट्स बाबा की। तो फाउंडर क्या है, बिल गेट्स। कौन है, बिल गेट्स है और पॉल एलन महोदय भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पॉल एलन महोदय। ठीक है, तो पॉल एलन महोदय भी हैं। इन दोनों लोगों ने क्या किया था, मिलकर कंपनी का संचालन किया था, कंपनी को बनाया था। घोषणा कब की गई थी कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, तो इन्होंने 10 नवंबर 1983 को क्या किया, बिल गेट्स द्वारा क्या क्या कर दिया गया, इसकी घोषणा कर दी गई कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जिसके ये फीचर्स हैं, इस तरीके से काम करते हैं। और इन्होंने घोषणा कब कर दी, 10 नवंबर 1983 को घोषणा कर दी। और इसके बाद में क्या किया, एम एस डॉस, यानी कि इससे पहले एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, जो कमांड बेस्ड था, यानी कि CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे बेस्ड था। तो उसी में क्या किया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को जोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। इसका जो पहला संस्करण था विंडोज़ 1.0 था। कब आ गया, 20 नवंबर 1985 को में डॉस में जोड़ने के लिए इसे क्या कर दिया गया,
लागू कर दिया गया। ठीक है, तो घोषणा इन्होंने कब की थी? 83 में की थी। ठीक है, घोषणा कब की थी? 83 में की थी। और 2 साल बाद इन्होंने क्या किया? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड बेस पे था उसी में क्या किया, उसी के लिए क्या किया, जो डॉस था उसी से जोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? पहला कब आया? ये 20 नवंबर 1985 को पहला संस्करण आ गया। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पे अगला क्या है, तो यहाँ पे आ गया नवीनतम संस्करण। अगर हम बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीनतम संस्करण क्या है, तो विंडोज 11 इस समय जो चल रहा है। कब आया था मार्केट में? 5 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च हुआ। ठीक है, तो इसकी डेट भी पूछा जाता है। विंडोज़ 10 की डेट पूछा गया है। जब उस समय के क्वेश्चन यानी कि जब उस समय के एग्ज़ाम होते थे तो वहाँ पे विंडोज़ 10 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था। जैसे 2015 में लॉन्च हुआ था, 2015 के समय में जो एग्ज़ाम हो रहे थे तो उसमें विंडोज़ 10 के बारे में, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है विंडोज़ 11, तो इसकी डेट के बारे में पूछ सकता है कि कब लॉन्च किया गया। तो आप इसकी डेट को एक बार देख लीजिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। तो कब है? 5 अक्टूबर 1921 को क्या किया गया? सॉरी 1921 2021 को इसे क्या कर दिया गया? लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, तो विंडोज़ किस पे काम करता है? तो विंडोज़ का जो फुल फॉर्म है, यानी कि अगर हम बात करें तो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है? विम्प। यहाँ पे विम्प का मतलब, डब्ल्यू का मतलब होता है विंडो, आई का मतलब होता है आइकन, एम का मतलब होता है मेनू और पी का मतलब होता है पॉइंटर। ठीक है, तो यानी कि विंडोज़ क्या होती है? विंडो क्या होती है? एवरीथिंग इज़ विंडो। यानी कि आपने कंप्यूटर में कुछ भी ओपन किया तो क्या होती है? एक नई विंडो होती है। जैसे आपने एम एस वर्ड एप्लीकेशन ओपन किया तो क्या है? एम एस वर्ड की एक विंडो है। आपने गूगल क्रोम ओपन किया तो गूगल क्रोम की क्या है? एक विंडो है। आपने एम एस एक्सेल ओपन किया तो एम एस एक्सेल की क्या होगी? वो एक विंडो होगी। अगर आपने एम एस एक्सेल के साथ साथ में कोई और भी जितने भी एप्लीकेशन, एम एस एक्सेल की ही 10 फाइलें खोल दी आपने तो क्या है? वो एम एस एक्सेल की 10 विंडो ओपन हो जाती हैं। यानी कि जो कुछ भी हम कंप्यूटर में ओपन करते हैं वो क्या होती हैं? विंडोज़ होती हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? आइकन का यूज़ करते हैं। जैसे विंडो जो भी माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है वो भी क्या है? आइकन है। उसको आइकन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई फोल्डर देखते हैं तो फोल्डर का भी क्या होता है? एक आइकन होता है। कंट्रोल पैनल आप देख रहे हैं तो कंट्रोल पैनल का भी क्या है? एक आइकन है। यानी कि आइकन के साथ साथ में हम टेक्स्ट का भी प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? मेनू। तो यहाँ पे क्या है? मेनू भी होते हैं, बहुत सारे मेनू दिए होते हैं। जैसे स्टार्ट लिस्ट हो गया तो वो क्या है? आपका मेनू हो गया। जैसे आप होटल में जाते हैं तो देखते हैं कि मैगी इतने की है, पास्ता इतने का है, ठीक है, चिली पनीर इतने का है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होता है? मेनू होता है। जब आप स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं तो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं मेनूज़ होते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आपने किया उसका भी एक मेनू होता है, उसका फाइल मेनू होता है, उसका कंट्रोल मेनू होता है, उसके बहुत सारे मेनू होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? मेनू में विभाजित करते हैं। और क्या? आपका पॉइंटर होता है। जो आप पॉइंटर माउस का ये यूज़ करते हैं, ये क्या है? पॉइंटर होता है। तो पॉइंटर के माध्यम से भी हम क्या करते हैं? इन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। क्या है? विंडोज़ है और क्या है? विंडोज़ आइकन, मेनू और क्या है? पॉइंटर्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की समझ में आया होगा। अब यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो कमेंट करते रहिए भाई, जितने लोग लाइव हैं भाई कमेंट करते रहिए। अब विंडोज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो कौन कौन से विंडोज़ है? सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट की घोषणा कब की गई थी? 31 अगस्त को 2021 को घोषणा कर दी गई थी और अक्टूबर 2021 में इन्होंने क्या कर दिया? इसको लॉन्च कर दिया। तो इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई नए चेंजेस आए? क्या कोई नए चेंजेस आए हैं? जी बिल्कुल नए चेंजेस। इसमें क्या किया गया? स्टार्ट मेनू को चेंज कर दिया गया। पहले स्टार्ट मेनू उस साइड से आता था, अब स्टार्ट मेनू इन्होंने क्या कर दिया? एप्पल की डिवाइस जो है, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे क्या कर दिया? उस तरीके से अब इन्होंने स्टार्ट मेनू चेंज कर दिया है। फिर क्या किया? चेंज नोटिफिकेशन एरिया। जो नोटिफिकेशन एरिया इस साइड में आता था उसका नाम इन्होंने परिवर्तन करके सिस्टम ट्रे कर दिया। क्या कर दिया? सिस्टम ट्रे कर दिया है। विंडोज़ 11 में ऐड विगेट। तो यहाँ पे क्या किया? जैसे और एंड्रॉयड सपोर्ट इन्होंने लॉन्च किया था। क्या किया था? तो विगेट इन्होंने क्या किया? डाल दिया। जैसे आप एंड्रॉयड में देखते हैं नोटिफिकेशन का या फिर क्लाउड का या फिर शेयर मार्केटिंग का अपना क्या करते हैं, या फिर क्लॉक का, बहुत सारे विगेट आप क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है? उससे रिलेटेड जानकारी देख स्क्रीन पे शो होती रहती है। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने क्या किया? एंड्रॉयड की तरह लॉन्च किया और इन्होंने क्या किया? ऐसा सपोर्ट दिया कि आप इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन कर सकते थे। यानी कि अब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एंड्रॉयड के एप्लीकेशन जितने भी आप जैसे क्लास देख रहे हैं अभी, तो ये एप्लीकेशन आप विंडोज़ में भी इंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ? तो विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते थे लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसे क्या कर दिया गया? इन्होंने एंड्रॉयड के सपोर्ट को हटा दिया। क्यों हटा दिया?
क्योंकि जब इन्होंने सपोर्ट दिया तो इसका मिसयूज़ भी होने लगता है, क्योंकि हम लोग यूज़ भी करते हैं और मिसयूज़ तो भर भर के करते हैं। जैसे इसमें क्या है, सिक्योरिटीज़ थोड़ा सा कम थी एंड अब जैसे एप्लीकेशन ओपन हो गया, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है, तो ये क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी इसमें कर सकते हैं जो आप एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं कर सकते। जैसे एंड्रॉयड में परमिशन दे दिया कि आप स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं ले सकते, तो आप स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं कर सकते। अगर कैप्चर करेंगे तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। अगर आपने क्या किया, वीडियो को रिकॉर्डिंग करना चाहा तो आप वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं थी इसमें नहीं हो सकती थी। इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती थी, आप क्लास देख रहे हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं लाइव क्लास देख रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करके। तो क्या हुआ, तो इनका मिसयूज़ होना शुरू हुआ, तो इन्होंने क्या किया, फाइनली विंडोज़ एंड्रॉयड का सपोर्ट इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करना इस पर बंद हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसे हटा दिया। इंटीग्रेटेड गेमिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम, तो इन्होंने क्या किया, जो माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले स्काइप यूज़ होता था, जो वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करते थे, तो इन्होंने क्या किया, एक नया एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट टीम ला दिया। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप टीम मैनेजमेंट कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट आप कोई अपनी बातें हैं उनको कर सकते हैं, डेटा को भी शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के माध्यम से। जैसे आप गूगल मीट यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन है, सेम उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10। ठीक है, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10 था, कब आया था, 29 जुलाई 2015 को आया था। तो ये अपने उस समय के जितने भी एग्ज़ाम होते तो लगभग कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं रहा होगा, कोई ऐसा एग्ज़ाम अछूता नहीं रहा होगा जिसमें ये क्या है, क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो इसलिए इसको आप नोटिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 5 अक्टूबर 2021 डेट को फाइनल कर लीजिएगा। घोषणा डेट भी याद कर लीजिएगा, कब घोषणा की और कब लॉन्च किया। ठीक है, इसके बाद में इनका क्रम याद कर लीजिएगा, कौन कौन से क्रम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो सबसे लेटेस्ट विंडोज़ 11 है, उसके बाद में विंडोज़ 10 था, उसके बाद में विंडोज़ 9 इन्होंने लॉन्च नहीं किया था। क्यों नहीं लॉन्च किया था, क्योंकि बिल गेट्स महोदय जो है ये क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे अपने यहाँ भी क्या होता है, चीज़ों को मानने वाले, जैसे क्या है, नंबर्स को मानते हैं कि ये नंबर आपके लिए लकी है, नंबर लकी नहीं है, तो इसी तरीके से ये भी है। तो इन्होंने क्या किया था, विंडोज़ जो 9 है उसको लॉन्च नहीं किया, 8 के बाद में सीधे 10 11 को लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले कौन सा था, 8 था, विंडोज़ 8.1 लेटेस्ट वर्जन। स्टार्ट बटन नहीं था। ठीक है, ये कब किया था, 17 अक्टूबर 2013। इतना ये डेट नहीं याद रखना है, बस ये 10 और 11 का आप जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी आपको क्रम याद रखना है और पहले का याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्रम याद रखना है। तो विंडोज़ 8.1 था, और इससे पहले क्या था, विंडोज़, फिर उससे पहले क्या था, विंडोज़ 7 था। क्या था, विंडोज़ 8.1, और यहाँ पे विंडोज़ 8 इन्होंने लॉन्च किया था। तो विंडोज़ 8 में एक समस्या थी। समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट बटन उसमें नहीं दिया था। तो स्टार्ट बटन ना होने के कारण बहुत सारी, जैसे मान लेते हैं आप भी कोई एप्लीकेशन, कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होते हैं, यूज़र फ्रेंडली हो जाते हैं, यूज़र फ्रेंडली हो जाते हैं, उसकी आपकी लत हो जाती है या फिर हैबिट हो जाती। तो इन्होंने क्या किया था, जब विंडोज़ 8 लॉन्च किया था, तो इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट बटन उसमें दिया नहीं था। ठीक है, तो स्टार्ट बटन की कमी को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसे विंडोज़ 8.1 कर दिया। क्यों, तो ये 8.1 क्यों कर दिया, क्योंकि आपको इससे पहले हम बता चुके हैं, अपग्रेड और फिर एक होता है अपडेट होता है। क्या होता है, अपग्रेड होता है, फिर एक होता है अपडेट। तो इन्होंने क्या किया, उसी वर्जन को एक वर्जन और बढ़ा दिया, 1.8.1 कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्होंने अपडेट करके उसमें स्टार्ट बटन को डाल दिया, और क्या हुआ, अब नया वर्जन आ गया विंडोज 8.1। फिर क्या है, 10 आया, फिर 11 है। ठीक है, आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या क्रांति लाती है। फिर क्या है, इससे पहले क्या था, विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 के पहले विंडोज़ विस्टा था। कौन था, विस्टा था। फिर था विंडोज़ एक्सपी, इसका मतलब क्या है, प्रोफेशनल 64 एडिशन। उसके पहले क्या था, एक्सपी था। फिर क्या था, विंडो एमई था। विंडोज़ 2000 था। ठीक है, तो ये क्या थे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को बस केवल आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा क्या है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एक्सपी एमई है, फिर क्या है, विंडोज़ 2000 है। ठीक है, जहाँ एक्सपी का मतलब पूछता है कि एक्सपी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस। क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे एमई का मतलब क्या होता है, मिलेनियम एडिशन। क्या है, मिलेनियम एडिशन होता है एमई का मतलब। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि विंडोज़ एमई में एमई का मतलब क्या है, मिलेनियम एडिशन। फिर 2000 है, 2000 के बाद में 98 है, 98 के बाद में न्यू टेक्नोलॉजी एनटी इन्होंने लॉन्च किया था, तो एनटी 4.0। फिर क्या था, विंडोज़ 95, विंडोज़ एनटी 3.15, विंडोज़ एनटी 3.5, विंडोज़ 3.0।
ठीक है। विंडोज़ वर्क फॉर ग्रुप ये था 3.11, विंडोज़ 3.1 ये क्या थे, उसी का है, मतलब अपडेट वर्जन थे। विंडोज़ 2.1 जब स्टार्टिंग में कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें क्या होता है, अपडेट बहुत होते हैं, अपग्रेड बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वर्जन हैं, तो ये क्या है 1.0, 1.01, 1.01, ठीक है, 02, ये क्या है विंडोज़ 1 है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला वाला जो 20 नवंबर 1985 को पहला संस्करण लॉन्च किया। अब देखिएगा यहाँ पे सिस्टम्स होता है, जैसे यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की, और यहाँ से जो न्यू टेक्नोलॉजी 3.5 था, इसके ऊपर के जितने भी वर्जन थे ये किस पे थे, NTFS पे थे। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम पे आधारित थे। और इससे पहले जो इसके पहले के जो वर्जन थे ये किस पे थे, फाइल एलोकेट। ठीक है, तो ये क्या थे, फैट पे आधारित थे। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर इन्होंने क्या किया, विंडोज़ के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके लिए लॉन्च किया, जैसे विंडोज़ का मोबाइल लॉन्च किया था, विंडोज़ 8 लॉन्च किया था मोबाइल के लिए, फिर विंडोज़ 8.1 लॉन्च किया था मोबाइल के लिए, विंडोज़ 10 IoT भी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल इंटरप्राइज, विंडोज़ 10, ये सभी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के। ठीक है, अगला बात करें विंडोज़ के कुछ सर्वर हैं, जैसे विंडोज़ सर्वर 2000, 2003, 2000 R2, 2008, 2012, 2012, 2016, 2019, ये क्या है, लेटेस्ट, ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, अब देखिएगा विंडोज़ सर्वर 1993। ठीक है, तो अगर पूछ ले क्रम से ऑपरेटिंग यानी कि विंडोज़ सर्वर के को क्रम से रखिए, तो यहाँ पे देखिएगा 1909। ठीक है, 1909, विंडोज़ सर्वर 2004, विंडोज़ सर्वर 2022। अब देखिएगा इनकी मर्जी कैसे नाम रखें, देखिएगा 2000 है, आपको पता है 2003 आया, 2003 आया, 2008 आया, 2012 आया, 2016 आया, 2016 आया, 2019 आया। यहाँ तक की तो सही था, आपको पता है कि क्रम से आप याद कर सकते थे। फिर इन्होंने क्या किया, 2019 के बाद में उसका नाम 1903 रख दिया, उसका नाम 1909 रख दिया, फिर 2004 रख दिया, फिर 2022 जो लेटेस्ट है। ठीक है, तो 19 के बाद में, 2019 के बाद में जो सर्वर आए हैं ये याद रखिएगा, 1993, 1909, 2004 और 2022। सबसे लेटेस्ट जो है विंडोज सर्वर 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके लिए, सर्वर के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए इनको ज़रा याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्रम है लेटेस्ट 4 हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट 4 हैं, और इससे पहले जो है 19, तो 19 के बाद में बाकी तो सीरियल से क्रम है, 2000, 2003, 2003, 2008, 2012, 2012, 2016, 2019, तो ये तो क्रम से आप लगा लेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ से थोड़ा सा क्रम में अंतर दिख रहा है, तो इस क्रम को आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा और इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, तो यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे काम करता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करता है। जितनी भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्या है, क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ से पॉइंट छोड़िएगा नहीं, जितना चीज़ें बताई जा रही हैं सभी क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है डॉट नेट फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे रन करता है, किस पे रन करता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे रन करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क। यह विभिन्न एपीआई का समूह होता है। डॉट नेट इज अ सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इट अ कलेक्शन ऑफ एपीआई। तो यहाँ पे देखिएगा एक क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है जो बहुत सारी एपीआई पे काम करता है। तो एपीआई क्या होते हैं, ये एपीआई का मतलब क्या होता है, तो एपीआई को समझते हैं। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करें, यह क्या है, फ्रेमवर्क एक प्रोग्रामिंग शब्द है जो विभिन्न एपीआई का समूह होता है। विभिन्न एपीआई का समूह क्या होता है, तो एपीआई जो होती है, एपीआई का मतलब क्या होता है बताइएगा। एपीआई क्या काम करती है, एपीआई संवाद करती हैं, किसका संवाद करती हैं, मान लेते हैं आपने बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई C++ पे बना है, कोई सी पे बना है, कोई सी पे बना है एप्लीकेशन। ठीक है, कोई C++ पे बना है, कोई जावा पे बना है, जावा पे बना है, कोई कोटलिन पे बना है। ठीक है, कोई अदर प्रोग्रामिंग भाषा है, कोई अदर प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ये क्या करेंगे, अब आपने कोई एप्लीकेशन तो बना डाला। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या, माइक्रोसॉफ्ट सभी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, सी प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करेगा, C++ की भी सपोर्ट करेगा, जावा को भी सपोर्ट करेगा, कोटलिन को भी करेगा, अदर भी प्रोग्राम है, अदर उसमें भी कोई क्या किया गया है, एप्लीकेशन बनाया गया है या सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट इसे सपोर्ट करेगा, जी हाँ। इसके लिए उन्होंने क्या किया, डॉट नेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। ये क्या है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें बहुत सारी एपीआई का कलेक्शन होता है। एपीआई क्या होती है, एपीआई क्या है, एपीआई बताती हैं कि आप दो भाषा के बीच में कैसे संवाद करेंगे। जैसे हम लोगों के बीच में ट्रांसलेटर होता है, उसी प्रकार यहाँ पे एपीआई यूज़ करते हैं। तो जैसे जावा की प्रोग्रामिंग है, तो जावा की प्रोग्रामिंग को सी में कैसे समझना है, वो एपीआई के माध्यम से समझा जाएगा। कोई प्रोग्राम सी में लिखा गया है, उसे जावा में कैसे कन्वर्ट करना है, जावा से कैसे जोड़ना है, जावा से वो कैसे संवाद करेगा,
कि हाँ मैं इस तरीके से बना हूँ और मेरा जो यूज़ है आपकी प्रोग्रामिंग में, आपकी भाषा में इसका प्रयोग कैसे होगा। तो ये क्या है, एपीआई के माध्यम से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एपीआई क्या करती हैं, संवाद कराती हैं। तो एपीआई का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का जो इंटरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीआई बोलते हैं। यह एक प्रोग्राम होता है जो बताता है कि दो तकनीकियों को आपस में कैसे लिंक किया जाए, ठीक है, कैसे जोड़ा जाए, कैसे संवाद करना है। जैसे सी प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग में लिखे गए प्रोग्राम आपस में कैसे संवाद करेंगे, ठीक है, ये एपीआई ही बताती है। तो एपीआई में लिखा होता है क्या, उन दो भाषाओं के बीच में, दो भाषाएं या विभिन्न भाषाएं हैं उन भाषाओं के बीच में, कि सी में लिखा गया प्रोग्राम जावा से कैसे, जावा में लिखे गए प्रोग्राम से कैसे संवाद करेगा, और जावा में लिखा गया प्रोग्राम सी में कैसे संवाद करेगा, सी प्लस प्लस में लिखा गया प्रोग्राम जावा से। तो इसी प्रकार क्या होता है, ये बहुत सारे एपीआईज का कलेक्शन होता है। और एपीआई में आपस में कन्वर्सेशन के लिए जो विभिन्न भाषाएं होती हैं वो कैसे आपस में संवाद करेंगे, एक दूसरे के प्रोग्राम को कैसे समझेंगी, ये सभी चीज़ें एपीआई डिसाइड करता है। ये क्या होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, अनुदेशों का समूह होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, कथनों का समूह होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम आपको बहुत बार बता चुके हैं प्रोग्राम क्या होता है, इससे पहले भी बता चुके हैं प्रोग्राम क्या होता है, तो इसको हम यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि प्रोग्राम वही कहानी आपको बताएं कि और भाई आपका कल का क्या प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम कोई नई चीज़ नहीं है, जो चीज़ें हम पहले से ही कर रहे हैं, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अनुदेशों का समूह है। कोई काम करने के लिए हम किस तरीके से काम करना है, हमें ये चीज़ें हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं, तो वही क्या होता है, प्रोग्राम होता है। जैसे हमें कल कोई काम करना है तो उसे करने के लिए आज से अगर निर्धारित कर लें तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कि सेट ऑफ अनुदेशों का समूह, इस तरीके से, या फिर कथनों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। आगे बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस की बात करिए, सब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्रोसेस करता है, सभी चीज़ें। ये क्या होता है, पीस ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का क्या होता है, टुकड़ा होता है, आउटपुट के लिए जाता है। कलेक्शन ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं। पूछे कि जॉब क्या होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं। पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, प्रत्येक प्रोसेस एक टेबल को अपनी सारी जानकारी रखती है। थ्रेड्स क्या होता है, किसी प्रोग्राम का एक भाग या टुकड़ा क्या कहलाता है, थ्रेड्स कहलाता है। फाइबर लाइट वेट क्या है, थ्रेड क्या है। ये हम लोग थ्रेड वगैरह सब चीज़ें पढ़ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इससे पहले वाली क्लास में थ्रेड वगैरह पढ़े हैं। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स यूज़ होते हैं, इसलिए यहाँ पे बात की गई। तो अमेरिका जो यहाँ पे जो कोड्स होते हैं, कौन कौन से कोड्स यूज़ करते हैं, कोडिंग सिस्टम इन विंडोज़, यूज़ इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किस किस तरीके के कोड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का हम यूज़ करते हैं। और क्या है, यूनिकोड फॉन्ट का यूज़ करते हैं, जैसे UTF-8 हो गया, UTF-16 हो गया, UTF-32 हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आज की, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि एक बाइट यहाँ पे क्या होता है, एक 7 बिट का प्रोग्राम था और यहाँ पे क्या था, एक 8 बिट का हुआ था। 8 बिट में क्या किया गया, इसमें 128 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकते थे, और जो यानी कि 2 की पावर 8, यानी कि जो 8 बिट का प्रोग्राम था इसमें 256 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकते थे। बाद में इसे क्या किया गया, अपग्रेड किया। यूनिकोड फॉन्ट में क्या है, एक तो 8 बिट का है, एक 16 बिट का है, और एक क्या है 32 बिट का। तो 8 बिट में आपको पता है 256 हो जाते हैं कैरेक्टर। तो यूनिकोड फॉन्ट क्या होते हैं, यूनिकोड फॉन्ट ये होते हैं कि जितनी विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, अगर वो कोई सपोर्ट करता है तो किसके माध्यम से होगा, यूनिकोड फॉन्ट के माध्यम से होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की जिसे हम बोलते हैं, ये क्या करता है, ये 256 कैरेक्टर को ही सपोर्ट करता है। तो 256 कैरेक्टर जिसमें आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गए, न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है, कौन सी की है, उसका मतलब क्या है, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन हो चुके हैं। देखिएगा ये होता क्या है, इनका इन कोड का मतलब क्या होता है, इन कोड का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं हमें कोई नंबर लिखना है, ठीक है, मान लेते हैं हमें कोई नंबर लिखना है, तो नंबर तो पता नहीं, चलिए एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं हमें 2 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 8 लिखना है, 9 लिखना है, और क्या लिखना है, 1 लिखना है, 10 लिखना है, सपोज दैट। तो ये क्या कंप्यूटर समझेगा, क्या ये कंप्यूटर समझेगा, मान लेते हैं ये डेसिमल नंबर है, क्या है, ये हमारे डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो 1 का कोड मान लेते हैं हम 45 से स्टार्ट होता है, सॉरी 50 से स्टार्ट होता है, ठीक है। हालांकि ये चेंज हो सकते हैं, हालांकि ये चेंज होते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर हो सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे माना, ठीक है। अगर हम बात करें माना कि यहाँ पे 1 का कोड क्या है,
यहाँ पे 1 का कोड यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं 0 इज इक्वल टू कितना है 50 है, ठीक है। ये माना है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, हम माना पे चल रहे हैं समझाने के लिए। 1 का क्या होगा 51 होगा, और 2 का क्या होगा 52 होगा, ठीक है। अगर 3 की बात करें 53 हो जाएगा, 4 की बात करें कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 5 की बात करें कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा यहाँ पे, ये 55 हो जाएगा। अगर 6 की बात करें 56 हो जाएगा, अगर 7 की बात करें 57 हो जाएगा, अगर 8 की बात करें कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 9 की बात करें कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोड है, मान लेते हैं यहाँ पे ये 0 है और इसका डेसिमल नंबर मान लेते हैं ये नंबर है। 3 का डेसिमल नंबर इतना है, 4 का 54 है, 5 का ये माना है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं, ये रियल नहीं है। रियल हालांकि 50 के आसपास से ही स्टार्ट होते हैं नंबर के लिए, लेकिन अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बस इसे हम माना के तौर पे कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें आपका मोबाइल नंबर लिखना है और का मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मैं रैंडम नंबर कोई लिख रहा हूँ, ठीक है। रैंडम नंबर चलिए छोड़े, मैं कोई एक यहीं से नंबर लिखना है मुझे, ठीक है। चलिए तो मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ डायल 100, ठीक है। डायल 100 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 100 112 मान लेते हैं, हमने क्या किया 112 नंबर डायल करना है और 100 नंबर मुझे लिखना है कंप्यूटर में। तो हम ये समझ रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं, मुझे पता है ये, ठीक है। हम ये ह्यूमन समझ रहा है कि ये 112 है, ठीक है, ये ह्यूमन समझ रहा है, मानव समझ रहा है, ठीक है। ये भी क्या है 110 क्या समझ रहा है, ह्यूमन समझ रहा है। लेकिन क्या इसे कंप्यूटर समझ रहा है? कंप्यूटर तो नहीं जानता कि 112 क्या है। कंप्यूटर इसे समझेगा? तो कंप्यूटर इसे नहीं समझेगा। कंप्यूटर नहीं समझेगा क्यों? उसे 112 का मतलब नहीं पता है, क्योंकि वह केवल 0 और किसको जानता है 1 को जानता है। किसको जानता है? 0 और 1 को ही जानता है कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका डेसिमल 0 का डेसिमल है 50, तो हम क्या करते हैं 50 को किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 4 16 और क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद में 64 आता है, तो 64 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 32 और 16 को अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, और 2 ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जिनको यूज़ किया उनको हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, बाकी को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोड निकल के आया, ये कोड निकल के आया किसका 1 का, ठीक है। तो अब 51 का अगर हमें कोड निकालना है तो 51 का कोड निकालेंगे, यानी कि 1 का कोड निकालना है। तो 1 का कोड क्या हो जाएगा बताइएगा, 50 1 51, ठीक है, 1 1 0 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 52 का निकालना है 1 1, ठीक है, 1 1 48 4 52, ठीक है, 0 1 0 0, ये 52 का हो गया। अब हमें 112 निकालना है, तो क्या कंप्यूटर ये 112 समझ रहा है? नहीं समझ रहा है। तो कंप्यूटर इसे क्या समझेगा, 112 को समझेगा 1 1 0 0 1 0, और फिर क्या है 1 1 0 0 1 1, और क्या है 1 1 0 0 1 00। यानी कि कंप्यूटर के पास ये भाषा जाएगी, कंप्यूटर के पास क्या जाएगा, कंप्यूटर के पास ये कोड जाएगा। और इस कोड को तो हम याद करने से रहे, इस कोड को तो हम याद करने से रहे, यानी कि मानो इस कोड को इतनी आसानी से नहीं लिख सकता। यानी कि 112 अगर कंप्यूटर को बताना होता तो हमें ये इंटर करना पड़ता इतना बड़ा नंबर, और इतना बड़ा नंबर अगर हमें इंटर करना होता, जैसे 100 को इंटर करना होता, तो 100 को इंटर करने के लिए हम क्या करते, तो सबसे पहले हम क्या करते 1 1, ठीक है। तो 1 1 का क्या होगा 1 1 0 0 1 1 टाइप करते, 1 1 0 0 1 1 टाइप करते, फिर क्या है 0 का यहाँ पे 1 का, फिर 1 का, फिर 0 के लिए 1 1 0 0, और क्या हो जाता है हमारा 1 0, ठीक है। तो ये हम टाइप करते तो कंप्यूटर हमारा समझता कि हाँ ये बात है। तो इसी के लिए हमारी बीच की भाषा और कंप्यूटर के बीच की भाषा की को आपस में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आस्की कोड का या फिर यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आस्की कोड केवल 256, आस्की कोड वो वाली आस्की नहीं, ये आस्काई कोड है, ठीक है। आस्काई कोड तो 256 कैरेक्टर को क्या करता है, केवल अनुमति देता है, ठीक है। कितनी अनुमति देता है 256 कैरेक्टर की केवल अनुमति देता है, और 256 कैरेक्टर की अनुमति देता है। तो यानी कि यहाँ पे केवल 256 कैरेक्टर है, उन्हीं को कन्वर्ट करना है। लेकिन हमारे विश्व में बहुत सारे देश हैं, लगभग 197 या 203 या इसके आसपास देश हैं, और उन सभी देशों की भाषा को अगर रखना है, हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो कोड माध्यम यूज़ करना होगा जो विश्व की सभी भाषाओं को समझे। तो इसके लिए क्या किया गया, अगली लाई गई यूनिकोड फॉन्ट टेक्निक। और यूनिकोड फॉन्ट टेक्निक का मतलब यूनिवर्सल कोड, ठीक है, ठीक है। तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब होता है, यानी कि यूनिकोड विश्व में कहीं भी किसी भी भाषा का अगर कोई भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, तो क्या करेगा यूनिकोड फॉन्ट समझेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक तो यूटीएफ 8 टेक्नोलॉजी है
जो एकदम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर आस्की की तरह काम करता है, जहाँ पे क्या होगा 256 कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा। ये तो बात हो गई। फिर क्या है यूटीएफ 32, तो यूटीएफ अगर 16 की बात करें तो 16 कितने कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा, तो करेंगे क्या 1 2 4 8 16 32, 32 के बाद में कितना होगा बताइएगा। चलिए इसको हम इस तरीके से करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, 2 की पावर हम 16 निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और क्या है 16, 2 की पावर 16 हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 128 256 512 1024 2048 2048 के बाद में 4096 4096 के बाद में 8000 8000 8000 4096, ठीक है। चलिए तो 4096 गुणे 2 कर लेते हैं, 2 छाक 12 2 9 18 1 19, ठीक है, और 2 चौके 8, ठीक है। फिर इससे हम 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 9 18 2 दूनी कम 3 और क्या होगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे 2 करेंगे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे हम करेंगे 2 से कितना आएगा, ये करीब करीब 65,500 65,000 के समथिंग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कैरेक्टर सपोर्ट हो जाएंगे 65, अब सोच लीजिए 65 हो जाएगा। अगर इसको हम एक बार 2 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख समथिंग पहुँच जाएगा। अगर उसको 1 लाख को 2 कर देंगे तो इसमें क्या है करोड़ों फॉन्ट आ जाएंगे, ठीक है। अगर 2 की पावर हम 32 करेंगे तो करोड़ों फॉन्ट को क्या करेगा ये सपोर्ट करेगा। ये आपकी जितनी भी लिपियाँ हैं आज तक की जितनी भी लिपियाँ खोजी गई, चाहे वो ऐतिहासिक हो, कोई अगर सिंधु घाटी सभ्यता में भी कोई चिन्ह मिला है तो ये क्या है आपके यूनिकोड फॉन्ट में वो आपको चिन्ह जरूर देखने को मिलेगा। जितनी भी लिपियाँ हैं सभी पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया गया है, सभी चीज़ों को यूनिकोड फॉन्ट के माध्यम से क्या किया गया है रखा गया है, ठीक है। तो हम जो चीज़ें समझ रहे हैं वो कंप्यूटर को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया एक कोड निर्धारित किया है उस चीज़ के लिए जिससे वो कंप्यूटर उस चीज़ को समझता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर क्या है DIC कोड, ये किस में यूज़ करते हैं, जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में होते हैं तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। BCD कोड्स क्या होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो अभी हम लोग ने यूज़ किया बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो हमने 0 के स्थान पे हमने माना था क्या 50, तो वो क्या था डेसिमल, तो उसी को हम क्या बोलते थे बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। उसके बाद में हमने बाइनरी निकाला था तो उसी को क्या बोलते हैं BCD कोड्स बोलते हैं। अगला क्या है डेडलॉक की प्रक्रिया, तो डेडलॉक की प्रक्रिया कल आपको बताया था कि ऐसी प्रक्रिया जब क्या होते हैं दो प्रोग्राम एक ही हार्डवेयर को यूज़ करने में लग जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है डेडलॉक की स्थिति आती है और क्या होता है प्रोग्राम स्लो हो जाता है और कंप्यूटर क्या हो जाता है हैंग हो जाता है। ये देखिएगा एक प्रोग्राम 2 प्रोग्राम है, ये क्या कर रहे हैं एक रिसोर्स है एक हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर को दोनों यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या होगा इस स्थिति में क्या होगा आपका कंप्यूटर जो है हैंग हो जाएगा और लटक जाएगा, इसी क्या बोलते हैं डेडलॉक बोलते हैं। फिर क्या है मैपिंग क्या होती है, तो मैपिंग क्या होती है रैम का डुप्लीकेट डेटा कैश मेमोरी के पास रखना क्या कहलाता है मैपिंग कहलाता है। अगर पूछे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैपिंग क्या होता है तो जो रैम का डुप्लीकेट डेटा होता है उसे कैश मेमोरी पे रखना उसे क्या कहलाता है मैपिंग कहलाता है। फिर फाइल सिस्टम इन विंडोज़, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने प्रकार के फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं इट्स मैनेज द ऑल टाइप्स ऑफ फाइल, सभी प्रकार का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रकार की फाइल को मैनेज करता है। जैसे FAT32 है फाइल एलोकेटेड टेबल होती है, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है फैट का फाइल एलोकेशन टेबल होती है, जैसे FAT32 हो गया 16 हो गया और क्या EFFAT और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ये क्या है फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो पूछेगा कि FAT12 FAT12 FAT16 FAT32 EXFAT और NTFS ये क्या है फाइल सिस्टम क्या है सॉरी ये क्या है विंडोज़ फाइल सिस्टम के क्या है टाइप्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विंडोज़ फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। फिर क्या है सिक्योरिटी इन विंडोज़ सिस्टम, तो विंडोज़ सिस्टम में क्या सुरक्षा होती है बिल्कुल होती है, जिसे हम जैसे सिक्योर लॉगिन हो गया यूज़र आईडी और क्या होता है उसका पासवर्ड होता है उसी को क्या करते हैं सिक्योर से लॉगिन कर सकते हैं। गेस्ट होता है कोई अदर अकाउंट कोई अदर व्यक्ति आपका कंप्यूटर यूज़ करना चाहता है तो क्या करेगा वो गेस्ट लॉगिन कर लेगा और वो अपना वहाँ पे काम कर सकता है। फिर क्या है एक्सेस कंट्रोल फाइल्स, ठीक है, तो किसी फाइल के एक्सेस को कंट्रोल करना है, फायरवॉल लगा हुआ है इसमें सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और क्या है वायरस प्रोटेक्शन है वायरस से सुरक्षा के लिए और क्या है विंडोज़ अपडेट की सुविधाएं यहाँ पे क्या दी जाती हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। अगला क्या है लो पावर सप्लाई डायरेक्ट ऑफ, जैसे कोई लो पावर सप्लाई है तो क्या हो जाएगा कंप्यूटर
डायरेक्ट ऑफ हो जाएगा। हार्डवेयर फेल्ड, किसी भी प्रकार का हार्डवेयर फेल हो जाएगा तो उसकी भी रिपोर्ट करता है। एरर इन फाइल सिस्टम में किसी प्रकार का एरर है। रिमूव यूएसबी क्या होगा, ठीक है, अगर इंस्टेंटली निकाल लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एकदम से यूएसबी निकाल लेंगे तो क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं, लो पावर सप्लाई, या सॉरी, किसी भी प्रकार का हार्डवेयर फेल होगा उसको मैनेज कर सकता है। एरर इन फाइल सिस्टम, अगर आपने क्या किया, यूएसबी को इंस्टेंटली रिमूव कर लिया है तो क्या होगा, आपके विंडोज़ सिस्टम में क्या होगी, प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्या कह रहा है कि विंडोज़ सिस्टम में क्या है, बूटिंग क्या होती है, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। अब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हमने कुछ इसके बारे में बेसिक तथ्य समझा। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर बूटिंग क्या होती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है, आपकी डिस्क में होता है, ठीक है, डिस्क में होता है। उस डिस्क से कहाँ पे लोड करना, रैम पे लोड करने की प्रक्रिया क्या होती है, बूटिंग होती है। यह तब शुरू होता है जब कंप्यूटर की पावर ऑन करते हैं और कंप्यूटर उपयोग तक आने तक जारी रहता है। यानी कि कंप्यूटर की जब हम पावर ऑन करते हैं और जब तक कंप्यूटर आप इस्तेमाल करने लायक नहीं हो जाता, तब तक की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग कैसे होती है, इस चीज़ों को हमने बायोस वाले में बात किया था। तो टाइप ऑफ बूटिंग की अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, फर्स्ट इज कोल्ड बूटिंग एंड सेकंड इज वार्म बूटिंग, ठीक है। तो कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, जब कंप्यूटर चलाने के लिए, जब कंप्यूटर क्या होता है, शट डाउन पड़ा रहता है, यानी कि कंप्यूटर आपका ठंडा है काफ़ी देर, यानी कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या 4 घंटे 5 घंटे बाद आपने कंप्यूटर को ऑन किया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग को बोलते हैं। और उसके बाद में वार्म बूटिंग होती है, मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। जैसे आपने काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की आपको दिक्कत लग रही है, आप चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, री स्टार्टिंग, यानी कि वार्म बूटिंग बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर को चलते चलते बूट करना वार्म बूटिंग कहलाता है, ठीक है। और क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग, जब आप कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं और आपका कंप्यूटर बूट हो जाता है, अर्थात आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। वार्म बूटिंग क्या होता है, इस प्रक्रिया में कंप्यूटर को रीसेट होकर बूट हो जाता है। इस बूटिंग में क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कौन सी बूटिंग है जिसमें पावर ऑन सेल्फ की प्रक्रिया नहीं होती। तो देखिएगा, ये होगा क्या, वार्म बूटिंग क्यों होगा, क्योंकि जब हम कोल्ड बूटिंग कर चुके हैं, कोल्ड बूटिंग जब हम करते हैं तो उसमें होता है क्या है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सबसे पहले बायोस में क्या होता है, सबसे पहले बायोस एक्टिव होता है और क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है। उसी का एक सब प्रोग्राम होता है पोस्ट, जो क्या करता है, जितने भी उपकरण आपके कंप्यूटर में लगे होते हैं उनको देखता है, कौन कौन सा उपकरण सही तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन सा उपकरण सही तरीके से नहीं काम करता है। इन सब चीज़ों को चेक करके वो क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है और आपकी स्क्रीन पे छाप देता है। आप उसको देखते हैं, सभी उपकरण काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो एरर देता है कि इस प्रकार का उपकरण, ये उपकरण आपका कीबोर्ड लगा है, ये अटैच नहीं है, कीबोर्ड होना चाहिए, अटैच नहीं है, ठीक है, तो उसमें कोई एरर है, आप उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है जब हमने क्या किया है, कोल्ड बूटिंग कर ही ली है और हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, तो हमारी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया हो गई है। अब हम जब वार्म बूटिंग करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, चलते चलते कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, तो उसमें पावर ऑन की कोई बात ही नहीं हो रही, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो चल रहा था। इसलिए पूछता है कि ऐसी कौन सी बूटिंग प्रक्रिया है जिसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं होता है। तो कौन सी प्रक्रिया है, इसे हम बोलते हैं वार्म बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चलते चलते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, विंडोज़ को शट डाउन। तो विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट के साथ में F4 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट के साथ में F4 का प्रयोग करते हैं। फॉर किसके लिए, विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट के साथ में हम F4 का प्रयोग करते हैं फॉर विंडोज शट डाउन, ठीक है। पावर बटन, आप पावर बटन पे जाके क्या कर सकते हैं, विंडोज़ को शट डाउन कर सकते हैं। रीस्टार्ट एंड रिबूट करना, तो रीस्टार्ट एंड रिबूट करना आपको बता दिया गया है कि आप यहाँ से भी अल्ट F के साथ में F4 के साथ में भी रिस्टार्ट कर सकते हैं, पावर बटन के साथ में भी आप रिस्टार्ट एंड रिबूट कर सकते हैं। अगला क्या है, स्लीप। तो स्लीप क्या होता है, अगर पूछे कंप्यूटर का स्लीप क्या होता है, कंप्यूटर स्लीप में जाता है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, कंप्यूटर स्लीप में जाता है तो क्या होता है। तो कंप्यूटर जब स्लीप में जाता है, स्लीप मोड में, तो जैसे कम समय के लिए कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना चाहते तो आप उसे क्या करते हैं, स्लीप मोड में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब स्लीप मोड में हम कंप्यूटर को डालते हैं तो कंप्यूटर हमारा पूर्णतः बंद नहीं होता, पूर्णतः बंद नहीं होता, उसके बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट काम करना बंद कर देते हैं। बाकी जो है रैम, जिसमें क्या होता है, जो रैम होती है, रैम में क्या होता है, आपका डेटा रहता है, रैम में रहेगा, कैश में रहेगा, इसमें क्या होगा, सॉरी कैश में रहेगा, और क्या है जो आपका रजिस्टर होगा, इसमें क्या होगा,
आपकी पावर सप्लाई बाधित नहीं होती, बाकी हर हार्डवेयर की पावर सप्लाई बंद कर देती है, जैसे आपके मॉनिटर की सप्लाई, आउटपुट की सप्लाई सभी की बंद कर दी जाएगी। लेकिन रैम में क्या करेंगे, पावर रखेंगे। क्यों रखेंगे सर? तो रखने का कारण क्या है कि रैम एक वैलेटाइल मेमोरी है। वैलेटाइल मेमोरी का काम क्या होता है, जब हम पावर को ऑफ कर देते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। यानी कि पावर को जब हम ऑफ करते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है हमारा, यानी कि वो डेटा को लॉस कर देती है वैलेटाइल मेमोरी। इसलिए क्या होती है, रैम में यहाँ पे पावर बनी रहती है, इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लीप। जैसे ही हम ऑन करते हैं हमारा कंप्यूटर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या हाइबरनेट है, फिर क्या इस हाइब्रिड स्लीप है। तो हाइबरनेट क्या होता है, तो हाइबरनेट क्या कहता है कि हाइबरनेट का प्रयोग पावर को बचाने के लिए किया जाता है, या स्लीप मोड से अधिक पावरफुल होता है। यह वर्तमान कार्य को हाइबरफिल डॉट सिस में स्टोर कर देता है और कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद हो जाता है और पुनः वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लंबे समय के लिए कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो हम किस पे डालते हैं, हाइबरनेट पे डालते हैं। किस पे डालते हैं, हाइबरनेट पे कंप्यूटर को डालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हाइबरनेट समझ में आया होगा। नहीं आया है, हम इसको समझाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे स्लीप पे हम क्या करते थे, स्लीप में कंप्यूटर डाल देते थे तो स्लीप में जितने भी हार्डवेयर हैं सब काम करना बंद कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, कम समय के लिए कहीं जाना है तो हम स्लीप मोड में डाल देते हैं, पावर की बचत होती है। और कंप्यूटर जब हमको काम करना होता है तो स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो हाइबरनेट क्या है, हाइबरनेट होता है डीप स्लीप। और डीप स्लीप का मतलब क्या होता है, ये पूर्णतः क्या करता है, वर्तमान समय में जो कंप्यूटर पे चल रहा है उसकी क्या बना लेता है, एक फाइल बना लेता है, जिसे हाइबर फिल नाम की फाइल बनाते हैं। हाइबर फिल डॉट सिस नाम की एक फाइल बना लेता है, यानी कि उस फाइल को अपने कंप्यूटर में वो स्टोर कर लेगा, अपने आप स्टोर हो जाएगी, आपको स्टोर करने की आवश्यकता नहीं। हाइबर फिल डॉट सिस नाम की फाइल को बनाएगा और वो अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कर लेगा। वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उस समय कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे थे उस काम की एक इमेज होती है। क्या होती है, एक इमेज होती है, और उस काम की एक इमेज को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है और कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई पूर्णतः बंद कर देता है। यानी कि अब क्या होगा, हाइबरनेट में रैम से भी पावर चली जाएगी, सीपीयू से भी पावर चली जाएगी, और क्या जो कैश मेमोरीज होती हैं सभी जगह से क्या होगी, आपकी पावर चली जाएगी। ठीक है, फिर जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, जब हमें यूज़ करना होगा, लंबे समय के लिए हम गए थे और लंबे समय के बाद में 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए हम गए थे, 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए, है ना। तो हमने क्या किया, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया तो हाइबरनेट से जैसे ही ऑन होगा वो क्या करेगा, हाइवरसिस नाम की जो फाइल है उसको क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। क्या कर देगा, ऑन कर लोड कर लेगा, और लोड करने पे जिस पोजीशन पे जिस कंडीशन पे आपका कंप्यूटर था उसी कंडीशन उसी पोजीशन से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो अंतर क्या है स्लीप में और हाइबरनेट में, तो हाइबरनेट में क्या होता है, रैम से पावर बंद हो जाती है और स्लीप में रैम में पावर रहती है। कम समय के लिए स्लीप का यूज़ करते हैं और हाइबरनेट में क्या करते हैं, फिल डॉट सिस नाम की फाइल बना लेता है, जिसमें वर्तमान समय की एक समझ लीजिए कि वर्तमान समय में जितने भी काम चल रहे होते हैं उनकी एक कॉपी बना लेता है और कॉपी बना के उस फाइल को स्टोर कर लेता है और पावर पूर्णतया बाधित कर देता है पूरे कंप्यूटर की। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इसी का एक लेटेस्ट वर्जन आया है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हाइब्रिड स्लीप है। क्या है हाइब्रिड स्लीप, तो ये क्या है, हाइबरनेट प्लस स्लीप को मिला के क्या बनाया गया, हाइब्रिड स्लीप बनाया गया। तो इसमें हाइबरनेट और स्लीप दोनों के गुण होंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्लीप बोलते हैं। यह क्या है, विंडोज़ 10, यानी कि विंडोज़ 10 जब लॉन्च किया गया था, कब, 15 अक्टूबर 2015 को, शायद 2015 को मानिए। ठीक है, तो जब लॉन्च किया गया था तो यहाँ पे क्या किया गया था, विंडोज़ 10 में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 जब लॉन्च किया गया था विंडोज़ 10 से क्या किया गया है, हाइबर स्लीप, यानी कि अब क्या किया गया है, हाइब्रिड स्लीप नाम का एक जो नया वर्जन लाया गया है, जो हाइबरनेट और स्लीप दोनों का मिक्सचर है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, यानी कि जब आप कंप्यूटर बंद करेंगे तो किस में चला जाता है, हाइब्रिड स्लीप में आपका कंप्यूटर चला जाता है। फिर क्या है, डेस्कटॉप। अब हम लोग कंप्यूटर को ऑन कर लिए हैं, ऑन करने के बाद में हमने रिस्टार्ट सीखा, स्लीप सीखा, डीप स्लीप सीखा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की। अब क्या है, अब हम लोग बात करेंगे डेस्कटॉप की। तो डेस्कटॉप क्या होता है, तो हमारे कंप्यूटर की जो पहली विजुअल स्क्रीन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। फर्स्ट विजुअल स्क्रीन क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद में कोई भी प्रोग्राम उस समय रन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो रहा होता है और हमारा डेस्कटॉप क्या होता है, एक हमको स्क्रीन दिखती है जिसपे आपके आइकन्स होते हैं जो आपने पहले से रख रखे हैं, वो आइकन होते हैं, और स्क्रीन पूरी क्या होती है, उस पर किसी भी प्रकार की विंडो ओपन नहीं होती। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। जो फर्स्ट विजुअल स्क्रीन होती है, जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, ये एप्लीकेशन हमने अभी इसको इस मोड पे डाल दिया,
तो इस मोड पे अभी हमारा ये एप्लीकेशन रन हो रहा है, लेकिन ये भी एप्लीकेशन ना रन हो रहा, तो ये जो स्क्रीन आपकी ओपन होती है, तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट विजुअल स्क्रीन कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या होता है, तो फर्स्ट विजुअल स्क्रीन इन कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जो इस कंप्यूटर में पहली विजुअल स्क्रीन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। जो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, इसमें आइकन्स हैं, बहुत सारे पीडीएफ पड़ी हुई हैं, और क्या है आपका आइकन्स है, रिसाइकिल बिन होगा, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें आवश्यकता ही नहीं है इस कंप्यूटर में। ठीक है, इसमें केवल एक ही सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, वही हम लोगों ने डाल रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं क्या, डेस्कटॉप बोलते हैं। फर्स्ट विजुअल स्क्रीन क्या कहलाती है, डेस्कटॉप। फिर क्या है, स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू, क्लिक ऑन स्टार्ट में बटन, या फिर क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर विंडोज़ लोगो पे, या फिर कंट्रोल के साथ में स्कैप बटन को, अगर कंट्रोल के साथ में स्कैप बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्या देने को मिलेगा, पावर की, रीस्टार्ट, अपडेट, स्लीप, साइन इन, सभी प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको पावर ऑन से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। पावर ऑन हो चुकी है तो पावर ऑन के वहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा, या फिर रीस्टार्ट होगा, अपडेट होगा, या फिर स्लीप, हाइबरनेट, या फिर क्या हाइब्रिड स्लीप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्जन आपको यहाँ पे, और बाकी जितने भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं सभी की क्या होगी, यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक की बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, कोर्टाना। कोर्टाना क्या होता है, तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है, एआई बेस्ड पे आधारित है। कोर्टाना जैसे आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, गूगल वॉइस असिस्टेंट यूज़ करते हैं, एप्पल का सिरी यूज़ करते हैं, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस असिस्टेंट है कोर्टाना। क्या क्या है कोर्टाना, ये क्या है, एआई बेस्ड एक असिस्टेंट होता है। आप अगर कोई फाइल सर्च करना चाहते हैं, कुछ भी अगर सर्च करना चाहते हैं, तो आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, फाइल को सर्च कर सकते हैं। तो ये है कोर्टाना, और कोर्टाना के बारे में भी आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हम लोग बात करेंगे सर्च बॉक्स। तो सर्च बॉक्स में कोई प्रोग्राम सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्च बॉक्स का प्रयोग करते हैं। यह इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है तो आप क्या करेंगे, सर्च बॉक्स से जाके क्या कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर इन माइक्रोसॉफ्ट में। तो वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ये क्या है, वेब ब्राउज़र है, 1995 में लॉन्च किया गया, 2015 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है, EDGE कर दिया गया। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज इसका नाम कर दिया गया है। इसका पहले नाम था क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर था। क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो लॉन्च किया गया था कब, 1995 में, और इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया कब, 2015 में इसे बंद कर दिया गया। और 2015 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, एज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया। ये क्या है, एक आपका लेटेस्ट ब्राउजर है। ठीक है, अगला बात करें टास्क बार। तो टास्क बार क्या होता है, जहाँ टास्क बार का मतलब क्या होता है, यह डेस्कटॉप के तल पर होता है। जो आप देखते हैं क्या है, देखिएगा ये आपका क्या है, टास्क बार है, जहाँ पे बहुत सारे ये छोटी सी पट्टी जो दिख रही है। ठीक है, इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं, इधर उधर जिस साइड में ले जाना चाहते हैं तो उस साइड में क्या कर सकते हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टॉप पे चली गई, बॉटम पे चली गई, तो क्या कर सकते हैं, आप इसे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो टास्क बार में क्या होता है, तल पे होता है, जिसमें क्या है, स्टार्ट मेनू, सर्च बॉक्स, एप्लीकेशन आइकन एंड वॉल्यूम आइकन, टास्क व्यू, ब्राउजर, नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, जिसे हम सिस्टम ट्रे के नाम से जानते हैं, 2011 के वर्जन में, बैटरी, वाईफाई, डेटा एंड टाइम आपको क्या है, देखने को मिलता है। ये टास्क बार हो गया। फिर हम बात करेंगे रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन क्या होता है, डिलीट की गई सभी फाइलों या फोल्डर को जहाँ पे स्टोर होती है उसे क्या बोलते हैं, रिसाइकल बिन बोलते हैं। जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में डिलीट की गई फाइल को रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने किसी फाइल को डिलीट किया है तो वो कहाँ पे स्टोर होंगी, आपके रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस फाइल को शिफ्ट के साथ में डिलीट कर दिया है तो वो क्या होंगी, आपकी फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्या है, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर। तो विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, तो फाइल को मैनेजमेंट करने के लिए इस एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पे आप फाइल या फोल्डर को क्या करते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सभी ड्राइव जैसे आपकी C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव जो आपकी होती हैं, ये क्या होती हैं, फाइल एक्सप्लोरर में होते हैं। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर और क्या है, फाइल को बना सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, फाइल एंड फोल्डर के अंतर्गत आता है। सभी ड्राइव और फाइल को इस मैनेज किया जाता है। इसे विंडोज़ E के साथ में, शॉर्टकट की के साथ में ओपन
किया जाता है। फिर अगला क्या है, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर यानी कि माई पीसी या फिर इसे दिस पीसी या फिर कंप्यूटर फाइल या फिर माई कंप्यूटर या फिर दिस कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। फाइल को मैनेजमेंट करने के लिए एप्लीकेशन होता है जहां से आप क्या कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं, सभी ड्राइव को ओपन कर सकते हैं। और ये क्या है, ठीक है। तो फाइल एक्सप्लोरर को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर की हम क्या बोलते हैं, माई पीसी दिस पीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहे वहां से ओपन करें या फिर फाइल एक्सप्लोरर विंडो के साथ में शॉर्टकट की ई यूज़ करके क्या कर सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, तो एक एक चीज़ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगला आगे बात करते हैं। फिर डिस्क क्लीनअप क्या होता है, तो आपके कंप्यूटर में अनावश्यक फाइल को हटा देता है। जो आपके कंप्यूटर में अनावश्यक फाइल है उसे क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे वेब फाइल हो गया, विंडोज़ फाइल हो गया, रिसाइकिल बिन की फाइलों को क्या करेगा, ये आपके कंप्यूटर से उड़ा देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो फर्जी फाइलें होती हैं जो आपके कंप्यूटर का स्पेस लिए रहती हैं उसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिसाइकिल बिन का प्रयोग करते हैं। फिर कंट्रोल पैनल है, तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी सेटिंग्स होती हैं। जितने भी आप परिवर्तन चेंजेस करना चाहते हैं अपने आधार पे तो सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कोई आप हार्डवेयर जोड़ना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हार्डवेयर को जोड़ सकते हैं। और कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या मिलने वाला है, जैसे ऑटो प्ले है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम कौन कौन से प्रोग्राम को डिफ़ॉल्ट रूप से सेट करना चाहते हैं, जैसे इंटरनेट सर्च करना चाहते हैं तो इंटरनेट सर्च करने के लिए जब भी आप ओपन करें तो क्या हो, एक अपना एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट रूप से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन है, कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड के बारे में कोई सेटिंग करना चाहते हैं, प्रोग्राम एंड फीचर्स, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, साउंड से रिलेटेड टास्क बार एंड नेविगेशन बैकअप करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं, फाइल हिस्ट्री, माउस रिकवरी, स्पीच ट्रबल, जितनी भी प्रकार की यहाँ पे सेटिंग्स है ये सभी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। इन सभी सेटिंग्स को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे क्रिएट अ फोल्डर। तो विंडोज़ में हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करके, माउस का जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, आपको विकल्प मिलेगा, जैसे व्यू मिलेगा, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश है, नेक्स्ट टू बैकग्राउंड, रीनेम, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज, ओपन टू टर्मिनल, सो मोर। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू का मिलेगा और न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, न्यू फोल्डर आ जाएगा। शॉर्टकट बनाना चाहते हैं कोई शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डॉक्यूमेंट, ये सभी क्या है आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो कोई फाइल फोल्डर क्रिएट करना है तो माउस के राइट क्लिक से न्यू पे जाके हम फाइल या फोल्डर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट की या फिर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में जैसे ही हम क्या करेंगे, एन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका एक न्यू फोल्डर क्या होगा, न्यू फोल्डर आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। न्यू फोल्डर क्या होगा, बन के आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। अगला क्या है, फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइल एक्सप्लोरर जिसे दिस पीसी या माई पीसी के नाम से जानते हैं। तो जैसे हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होके दिखेगा, जहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारी यहाँ पे आपकी जितनी भी डिस्क होंगी वहाँ पे होंगे। फिर यहाँ से आपको न्यू कर सकते हैं, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया है, अरेंज का दिया है, रिसाइकिल बिन का दिया है, सॉर्ट बाई का दिया है, व्यू बाई का दिया है। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी न्यू फोल्डर, न्यू पे क्लिक करेंगे और फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर में जाके फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, फोल्डर को रीनेम करना, फोल्डर को क्या करना है, कॉपी करना, पेस्ट करना, ठीक है। देखते हैं कितना बचा है अभी, ठीक है। तो अभी है तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में 15 से 20 मिनट लगेगा आपकी क्लास, तो आपका सॉफ्टवेयर पूर्णतः खत्म हो जाएगा और सॉफ्टवेयर से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।